हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम ऑन आवर चैनल कॉमर्स का बादशाह। तो यहाँ पर हमने बैंकिंग की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ था। तो इससे पहले ऑलरेडी मैंने जो है वो काफ़ी सारे पार्ट्स डाल दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो को आप अच्छे से समझ पाए। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर हमने काफ़ी सारे वीडियो को, काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। और आज जो हमारा नया टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक। यानी कि जो हमारा बैंक होता है उसकी क्या क्या राइट्स होते हैं और साथ साथ में क्या क्या ऑब्लिगेशंस होती है। तो आज हम जो है वो इस टॉपिक को यहाँ पर समझने वाले हैं, राइट्स के बारे में और साथ साथ में ऑब्लिगेशंस के बारे में, यानी कि क्या क्या बैंक करता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर जो टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है राइट्स, कि एक जो बैंक होता है उसके क्या क्या राइट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा राइट आता है वो आता है राइट ऑफ लीन। फ्रेंड, लीन का मतलब क्या होता है? जब्त करना। यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को अपने कब्जे में ले लेते हैं ना, तो उसे जो है वो लीन कहा जाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं जब्त। यानी कि जब हम किसी चीज़ को क्या कर लेते हैं? जब्त कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि कुछ पर्सन्स होते हैं जो कि बैंक से लोन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ। मान लो ए नाम का कोई पर्सन है और उसने बैंक से मान लो 50 लाख का लोन लिया। अब 50 लाख का लोन लेने के लिए उसने क्या किया? अपने किसी चीज़ को या फिर ज्वेलरी को या फिर घर को, जो कि 50 लाख से ज़्यादा की वैल्यू का था, वो उसने बैंक के पास क्या कर दिया? गिरवी रख दिया। यानी कि एक तरह से वहाँ पर प्लेस पे उसे रख दिया, गिरवी रख दिया। और अब क्या होता है कि अगर वो उस अमाउंट को रिटर्न नहीं कर रहा तो उस केस में जो बैंक है वो उसका जो भी घर था या जो भी ज्वेलरी थी उसे बेच देगी और या फिर अपने कब्जे में कर लेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक उस पर्सन ने बैंक का अमाउंट रिटर्न नहीं किया, लोन का, जो उस पर्सन ने लोन लिया था। तो इसलिए जो हमारा बैंक होता है उसके पास ये राइट होता है कि उसके पास उस लोन के बदले में जो भी चीज़ आई है वो उसे जब्त कर सकता है, यानी कि लीन पे ले सकता है, अपने काबू में उस चीज़ को कर सकता है। ताकि अगर मान लो 50 लाख का लोन लिया और मान लो उसने 60 लाख का घर लोन के तौर पे वहाँ पर एक तरह से गिरवी रखा हुआ था, तो बैंक 60 लाख का जो एक तरह से उसका घर है वो बेच देगा और उससे अपने 50 लाख रुपए को कवर वहाँ पर कर लेगा। तो ये हमारा सबसे पहला राइट था। फ्रेंड, दूसरा हमारे पास राइट आता है राइट ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ का एक राइट होता है जो कि बैंक के पास होता है। मान लेते हैं फ्रेंड, मान लो कोई भी एक कस्टमर है। अब ये जो कस्टमर है, अब इस कस्टमर ने क्या कर रखा है कि एक ही बैंक है, बैंक के अंदर 2 अकाउंट ओपन करवा रखे हैं। मान लो एक अकाउंट है यहाँ पर है और इसने इस सेम के अंदर ही क्या कर रखा है? दूसरा अकाउंट भी ओपन करवा रखा है। तो ये जो कस्टमर है, जो पर्सन है, उसका एक अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट है। फ्रेंड्स, हम सभी को पता है डेबिट मतलब क्या होता है? एक तरीके से जो पैसे होते हैं वो कट रहे होते हैं, और क्रेडिट का मतलब रिसीव करना। तो इस पर्सन का एक जो अकाउंट है वो डेबिट है और जो दूसरे वाला अकाउंट है वो क्रेडिट है। तो यहाँ पर बैंक के पास राइट होता है कि जो उस पर्सन का डेबिट बैलेंस चल रहा है, जो नेगेटिव में चल रहा है, उसे दूसरे वाले अकाउंट से वो क्या कर सकती है? सेट ऑफ कर सकती है, जो कि उसका अकाउंट क्रेडिट में चल रहा है, यानी कि बेनिफिट में चल रहा है। तो सेट ऑफ का मतलब क्या हुआ कि जब एक पर्सन का सेम बैंक के अंदर 2 या 3 अकाउंट है और एक बैंक, मान लो बैंक के अंदर जो अकाउंट है वो डेबिट में चल रहा है और दूसरे वाला क्रेडिट में चल रहा है, तो बैंक जो है वो वहाँ से कंपनसेट कर सकता है उस चीज़ को। नेक्स्ट आता है राइट ऑफ अपोर्शनेशन ऑफ पेमेंट। देखो फ्रेंड, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मान लो कोई पर्सन है। अब वो क्या करता है कि एक बैंक से, अब वो डिफरेंट अकाउंट से क्या कर लेता है? लोन ले लेता है। अब वो लोन ले लिया। अब मान लो इसके 3 अकाउंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब वो क्या करेगा? तीनों से लोन ले लिया, फर्स्ट से भी इसने लोन ले लिया, सेकंड से भी ले लिया और थर्ड से भी ले लिया। अब इस पर्सन ने क्या किया कि बैंक को कुछ अमाउंट यहाँ पर पे कर दिया, बट ये नहीं बताया कि उसने जिस कौन से वाले अकाउंट से पैसे लिए थे, किसके बेस पे वो लोन की रिटर्न जो है वो अमाउंट कर रहा है, उसने ये कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर जो बैंक है वो क्या करेगा? एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करेगा, यानी कि जिस भी अकाउंट से उसने सबसे पहले लोन लिया है और जो वो अमाउंट अब रिटर्न कर रहा है,
यानी कि एक पेमेंट जो एक कस्टमर कर रहा है तो वो मानेगा कि सबसे पहले जिस भी लोन को उसने जिस भी अकाउंट से लोन को लिया है वो उसकी पेमेंट मानी जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो बैंक है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करेगा, उसे एज्यूम कर लेगा, क्योंकि ऐसे तो बैंक को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से कैसे कितनी पेमेंट आई है। तो इसलिए बैंक क्या कहेगा कि अकॉर्डिंग टू रूल कि जो भी आपकी सबसे पहले जो भी आपने अकाउंट पे लोन लिया था ये पेमेंट उसकी मानी जाएगी। फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट टू चार्ज फॉर सर्विस। यानी कि जब हम सर्विस, जो हमारा बैंक होता है वो हमें काफ़ी सारी सर्विस देता है, जैसे कि अगर हम कोई इंटरेस्ट को पे करना है, कोई इंटरेस्ट को रिसीव करना है, कोई, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि बैंक एक फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो उस केस में जो बैंक है वो उसके बदले क्या करता है, एक कमीशन को चार्ज करता है। मान लो बैंक आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसने कह दिया कि मैं यहाँ पर 1% जो मेरा होगा वो मेरा कमीशन होगा, जो कि मैं इन ट्रांजेक्शन पे क्या करूँगा, चार्ज करूँगा। फ्रेंड नेक्स्ट आता है राइट टू क्लोज अकाउंट। राइट टू क्लोज द अकाउंट, यानी कि जब एक जो कस्टमर है वो काफ़ी समय से एक अकाउंट को यूज़ नहीं कर रहा या कोई भी रीज़न होता है तो जिसकी वजह से जो बैंक होता है उसके पास ये पूरा राइट है कि वो एक नोटिस भेजे और उसके बाद उस पर्सन के, उस कस्टमर के अकाउंट को वो पूरी तरह से क्या कर सकता है, यहाँ पर क्लोज कर सकता है। नेक्स्ट कहता है रिवीजन ऑफ चार्ज। फ्रेंड रिवीजन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है? रिवीजन ऑफ चार्ज का यहाँ पर मतलब है कि अगर मान लो आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि जब तक आप पेमेंट करोगे वो सेम ही रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन के कारण उसका अमाउंट बढ़ गया हो या फिर हो सकता है कि उसका अमाउंट रिड्यूस हो गया हो, कम हो गया हो। तो इसलिए जो बैंक होता है वो उस अमाउंट को बार बार रिवाइज करता है। किस लिए? कि अगर हो सकता है उसे अब ज़्यादा पेमेंट करनी पड़े या हो सकता है उसे अब कम पेमेंट करनी पड़े, तो इसलिए बैंक क्या करता है, उस अमाउंट को बार बार क्या करता रहता है, रिवाइज करता रहता है। तो फ्रेंड्स ये हमारी सारी की सारी एक बैंक के राइट थे कि हमारा जो बैंक होता है उसके पास क्या क्या राइट अवेलेबल होते हैं। तो आई होप आपको राइट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो हमारी होगी ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंड आता है ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंक, यानी बैंक की क्या क्या ऑब्लिगेशंस होती है, क्या क्या दायित्व होते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आता है बैंकर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओपन एन अकाउंट। यानी कि एक जो बैंक है, अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो बैंक के पास जा रहा है अपना बैंक का अकाउंट ओपन करवाने, तो जो हमारा बैंक है उसे बैंक में ओपन करना पड़ेगा अकाउंट उस पर्सन का। वो उसे मना नहीं कर सकता कि नहीं हम आपका अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि वो बिना किसी रीज़न के किसी भी पर्सन को अकाउंट ओपन करने के लिए कभी भी मना नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बैंक है, क्योंकि बैंक का मेन काम ही क्या है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना, तो वो कब करेगा, जब वहाँ पर लोगों के बैंक के अकाउंट ओपन होंगे तब। फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास आता है बैंकर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द नोटिस बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या कहता है कि मान लो एक जो बैंक है, अगर मान लो कोई कस्टमर है जिसका लगातार बैलेंस डेबिट में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, या फिर ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से अब बैंक जो है वो उसके अकाउंट को क्लोज़ करना चाहता है। तो अब बैंक ऐसे ही नॉर्मल कभी भी किसी के अकाउंट को क्लोज़ नहीं कर सकता, पहले उसे एक प्रायर नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ हम लोग आपके अकाउंट को बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर नोटिस देगा और उसके बाद ही क्या होगा, अकाउंट को क्लोज़ किया जाएगा। तो ये भी क्या होती है, एक तरीके से नोटिस प्रोवाइड करना भी उसकी क्या होती है, ऑब्लिगेशन होती है बैंक की। नेक्स्ट कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सेप्ट अ चेक बट एट द टाइम ऑफ बैंकिंग आवर। यानी कि अगर हम कभी भी मान लो कोई भी किसी भी तरीके का चेक अगर बैंक के पास लेके जाते हैं, उनके सामने देते हैं, और बैंक को वो एक्सेप्ट करना ही होता है, क्योंकि उसे हमें क्या करना है, बैंक से पेमेंट लेनी है। मान लो अगर बैंक का टाइम 10 से 4 बजे तक का है, 10 to 4 o'clock है, अगर हम 10 से 4 के बीच में जा रहे हैं तब तो बैंक हमारा जो चेक है उसे एक्सेप्ट करेगा और वो वैलिड भी है। और अगर हम जा रहे हैं मान लो 5 बजे 6 बजे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बैंकिंग के जो आवर्स हैं वो ख़त्म हो चुके, अब बैंक उस समय काम नहीं कर रहा, तो बैंक जो है वो हमारा चेक भी एक्सेप्ट वहाँ पर
नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी चेक है वो बैंक में एक्सेप्ट हो जाए तो आपको वहाँ पर बैंकिंग आवर के टाइमिंग पे ही जाना होता है। फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक टू मेंटेन सीक्रेसी, यानी कि एक जो बैंक होता है वो कोई भी पर्सन, कोई भी कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी भी दूसरे पर्सन को नहीं देता, उसे वहाँ पर प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। क्योंकि अगर बैंक ऐसे ही किसी को भी इन्फॉर्मेशन दे देगा तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी जो प्राइवेसी है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए बैंक के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती है कि अगर कोई भी पर्सन किसी के भी रिगार्डिंग, बैंक के रिगार्डिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन मांगता है तो बैंक की ये एक तरह से ऑब्लिगेशन बनती है कि वो वहाँ पर प्राइवेसी को बनाए रखें। नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेशन टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स, यानी कि जो हमारा बैंक होता है उसे क्या करना पड़ता है, एक प्रॉपर रिकॉर्ड वहाँ पर अपने पास बना के रखना पड़ता है। जैसे कि हम जनरली पढ़ते हैं कि हमारे पास पासबुक होती है, ठीक है, और जैसे कि बैंक होता है, अब बैंक के पास भी सारी ट्रांजेक्शन होती है कि हमने कब कितना पैसा रिकॉर्ड जमा करवाया, कब कितना पैसा निकलवाया, कब चेक लगाया, या हमें कब इंटरेस्ट मिला, कब हमारे अकाउंट से कितना पैसा कटा, एसएमएस के कितने चार्जेस कटे। तो इन सभी का एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना भी बैंक का काम होता है, क्योंकि कभी भी मान लो कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है जवाब देने के लिए। तो इसलिए बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये ऑब्लिगेशंस बनती है कि वो सारे के सारे रिकॉर्ड को अच्छे से बना के रखे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आज जो टॉपिक पढ़ा है वो हमारा था कि जो हमारा बैंक है उसके क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या राइट्स होते हैं, क्या ऑब्लिगेशंस होती है। अगर आपको इन पॉइंट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।